नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, लेखपाल के ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 600 क्वेश्चन की सीरीज का ये आज 8वां सेट है। आज हम लोग इसमें कुल 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रगति की है वो गेहूं के उत्पादन में की है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर केसीसी का टोल फ्री नंबर कितना है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रामीण परिवेश के अलावा जीके में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 180018015551। किसान कॉल सेंटर का जो टोल फ्री नंबर है 180018015551 है। किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर की शुरुआत कब की गई थी, तो 2004 में। नेक्स्ट है, गेहूं में धब्बा किसके कारण होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। पक्सिनिया ग्रैमिनिस एक प्रकार का फंगस होता है जिसकी वजह से गेहूं में धब्बा यानी कि व्हीट रस्ट डिजीज़ होता है। नेक्स्ट है, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, खाद मिट्टी। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्याज में खाद भाग है। तो प्याज में जो खाया जाता है वो तना होता है। नेक्स्ट है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो बंद गोभी में काई कलिका खाया जाता है यानी कि इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दालचीनी होता है, ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत की दृष्टि से। इसके अलावा रेशम के उत्पादन में भी कर्नाटक का पहला स्थान है। जबकि बात करें कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान क्या है। तो अफ्रीका में इसका जन्म स्थान है। सबसे पहले अरहर जो है अफ्रीका में ही पैदा की गई थी। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। तो दलहनी फसलों के लिए जो कोबाल्ट जो है आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी। तो अरहर की। बहार जो है अरहर की प्रसिद्ध प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, अनाज उत्पादन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन जो है वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन जो है ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि पे जो फसल होगी वो मूंगफली होगी, जबकि गन्ना, जूट और गेहूं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन अगर शक्कर का उत्पादन करें चीनी का तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, लेकिन गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए इसको शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला देखते हैं, कपास के रेशे होते हैं। तो कपास के रेशे जो है बीज से निकलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो चावल। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चावल बोया जाता है पूरे इंडिया की बात करें तो। अगला देखते हैं, राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। राज्य स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव करता है, यानी कि वीडीओ जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की अवधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015-16 से 2019-20। नेक्स्ट है, वर्ष 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया और कारोबार शुरू किया। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2010 में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी नहीं करती है? तो बजाज अलायंस जारी करती है, इफ़को टोक्यो जारी करती है, HDFC एर्गो जारी करती है, जबकि LIC जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना जो है वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, देश में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया था? तो देश में पंचायती राज जो है सबसे पहले वर्ष 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है? तो जिला परिषद जो होती है सबसे उच्च स्तर पर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1947 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए? यहाँ पे कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1945 में। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य महिला आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, राज्य महिला आयोग 2004। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसकी? फसल बीमा योजना की। अगला देखते हैं, देश में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है। एक तो ग्राम लेवल पर, एक खंड लेवल पे और तीसरा जिला लेवल पे। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम 10 वर्ष की जो बालिका है पात्र होती है। इसके शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो वंदे मातरम योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। कब से? तो 2004 से। दोनों याद रखिएगा, वंदे मातरम योजना 2004 में शुरू की गई थी। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो कृषि वानिकी मिशन का जो उद्देश्य है
कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करने से इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्ष 1989 में। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1975 ईस्वी में। समेकित बाल विकास परियोजना वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1993 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1989 में। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी, जबकि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है, सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 से 18 वर्ष की आयु की। सबला योजना जो कि वर्ष 2011 में शुरू की गई थी, उसमें 11 से 18 वर्ष के आयु की बालिकाएं शामिल की जाती हैं। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? तो तीसरे चरण की अवधि है 2019-20 से लेकर 2024-25। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को एक वर्ष में कितने हज़ार रुपये का लाभ देने की व्यवस्था है? तो 6,000। 2,000 की 3 किस्तें में 6,000 हर साल दिए जाते हैं। किसके थ्रू? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। अगला देखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति किस वर्ग से संबंधित है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाती है। नेक्स्ट है, NLRMP का तात्पर्य है, इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में, जो कि 3 स्तरीय पंचायत की बात बताई गई थी। उसके बाद 1977 में अशोक राय मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत की बात करती है। उसके बाद 1988 ईस्वी में PK थुंगन, यहाँ पे भुंगर लिखा हुआ है, PK थुंगन जी थे, उनकी समिति जो है अपना रिपोर्ट सौंपी थी कब? 1988 में। अगला है, सामुदायिक विकास के मूल तत्व होते हैं। पहला है, विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता और पहल, सही है। दूसरा है, विशेषज्ञ सामग्री और साधन के रूप में सहायता, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, नियोजित कार्यक्रम जिसे समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये भी करेक्ट है। अगला है, समुदाय की सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञों का सामंजस्य, जैसे कृषि, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि। तो यहाँ पे करेक्ट जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है। अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास काया के उद्देश्य होते हैं। तो स्वास्थ्य एवं सफाई को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना, सही है। शिक्षा, मनोरंजन एवं बाल प्रशिक्षण कार्यों को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। सहकारिता एवं सहकारी कार्यों को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास काया के मूल्य क्या क्या होते हैं? तो सामाजिक न्याय एवं सहभागिता, सही है। समानता एवं सहयोग, सही है। अध्ययन एवं सीखना, सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं,
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य कौन से लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी समुदायों के साथ कार्य करके सामाजिक परिवर्तन एवं न्याय दिलाना, उनकी आवश्यकताओं, अवसरों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की पहचान करना, योजना व्यवस्था करना, कार्यवाही करना एवं कार्यवाही की प्रभाविता और प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचना या आलोचनाएं क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी कौन कौन है? इसमें ऐसे असंख्य अप्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ता लगाए गए हैं जिसमें समन्वय और सहयोग का अभाव था, ये भी सही है। खंड स्तर पर कार्यात्मक उत्तरदायित्व का अभाव था जिसमें पर्याप्त भ्रम और अंतर्विभागीय ईर्ष्या उत्पन्न हुई, भी करेक्ट है। ग्राम विकास के लिए इसने ब्लूप्रिंट दृष्टिकोण अपनाया है, करेक्ट है। यानी ये सारी आलोचनाएं जो हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए अपितु ग्रामीण क्षेत्रों से डैश के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। भूमि सुधार जो है सिर्फ कृषि उपज को बढ़ाने के लिए नहीं अपितु गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने से भी संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायतों द्वारा सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु कौन सा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं? तो सार्वजनिक बाजार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, समाज सुधार, ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समाज जो है कृषक समाज है, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को कौन सा ऐसे तत्व अभिव्यक्त करता या करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी ऊंच नीच की भावना में बदलाव, परिवार के मूल कार्यों व आदर्शों में बदलाव, जाति विशेष की प्रभुत्व में कमी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सामाजिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असमर्थ होता है। यहाँ पे गरीबी ऐसा कारण है जिसके वजह से बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में आदमी असमर्थ रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृषक समाज से संबंधित है? तो पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार कृषक, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय समाज है? तो भारतीय समाज जो है कृषक समाज है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक विकास हेतु निम्न में से किस या किन क्षेत्र या क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा संचार, तीनों, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किन या किस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं, गुजरात में भी पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इन सभी में। अगला देखते हैं कृषक समाज निम्न में से किस या किन व्यवसायों से संबंधित है? पशुपालन से, बिल्कुल सही। मत्स्य पालन से, बिल्कुल करेक्ट। कृषि से, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। कृषक समाज जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन के संबंध में राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 कब प्रस्तुत की गई थी? तो 10 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं थारू, बुक्सा तथा सहरिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये सारी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। कौन? थारू, बुक्सा और सहरिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 सितंबर 2021 को। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को 15 सितंबर 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए भारत सरकार ने 6 वित्तीय वर्षों के लिए कितना बजट रखा है? तो 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसके लिए? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत कितने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 15 इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, पीएम डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड योजना की घोषणा कब की गई? तो 15 अगस्त 2020 को पीएम डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड योजना की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लूप्रिंट किस समिति ने जारी किया था? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति ने। अगला है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से किया गया? तो रांची जिले से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश में कब से लागू की गई? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। क्या? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो किशोर है तो 10 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 2014 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 10 अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। यह योजना किस मंत्रालय की है? तो यह योजना जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। किसके लिए शुरू की गई थी? तो बच्चों के टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान के विषय क्षेत्रों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सामूहिक संघर्ष सम्मिलित है, सामाजिक समस्याएं सम्मिलित है, ग्रामीण समाज सम्मिलित है, जबकि भूमि वितरण सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आंकड़े अथवा तथ्य एकत्र करने की किस विधि के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं का होना आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नावली। नेक्स्ट है, सामाजिक सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा गया है तो यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह कथन कौन से अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्शात्मक अनुसंधान से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस या किन की विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय अनुसूची में पाया जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है, अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला विश्वसनीय सूचनाएं, प्रत्यक्ष अध्ययन, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, तीनों करेक्ट हैं तो ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? तो शास्त्रीय विधि कहा जाता है। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की शास्त्रीय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? प्राथमिक तथ्यों का संकलन तो है, पुनरीक्षण भी है, उपकल्पनाओं का निर्माण भी है, लचीलापन नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण की कमी या कमियां हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, परिणाम का भ्रामक होना, समस्या का अध्ययन मात्र होना, उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। माध्य विचलन में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोष दूर करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो यहाँ पे मानक विचलन की गणना की जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो अधिकतम मान 1 होता है किसका? सहसंबंध गुणांक का। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापन बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है? तो बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है ऐसा मापन है जो बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रश्नों की किस सूची की सहायता से शोधकर्ता सूचनादाताओं से प्रश्न करता है तथा उत्तरों को नोट करता है, उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुसूची। नेक्स्ट है, सूचनादाताओं से प्राप्त तथ्यों को अनेक खानों और पंक्तियों में संख्या के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको सारणीयन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक तथ्य एकत्र करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो अप्रत्यक्ष विधि जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है प्राथमिक तथ्य एकत्र करने की अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट है, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में कब अपनाई गई? तो वर्ष 1964 में अपनाई गई। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा? तो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? मध्य प्रदेश में की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, कर्नाटक में की जाती है, जबकि तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा डॉट डॉट के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। तो किसके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट का जो मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो पुणे में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे एक गांव की स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो ग्राम पंचायत जो है गांव की स्थानीय सड़क का नाम रख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? गेहूं, चावल, मक्का, कपास। तो कपास जो है यहाँ पे व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। अगला देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम 10 वर्ष आयु की बालिका पात्र है। कब इसको शुरू किया गया था? तो 2014 में 4 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं, अगला है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है? तो मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर एक खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक दलवी कमेटी। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कृषि संवाद। कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने ई कृषि संवाद नामक ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की है। अगला देखते हैं, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 11 मई 2017 को की गई थी। याद रखिएगा, 11 मई 2017 को ई कृषि संवाद की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, पशुधन जनगणना भारत में प्रति कितने वर्ष पे आयोजित की जाती है? तो प्रति 5 वर्ष पे आयोजित की जाती है। अभी 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में पशुधन जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गांव का नक्शा किसे कहा जाता है? तो शजरा जो होता है वह गांव का नक्शा होता है। नेक्स्ट है, जमाबंदी का नवीनीकरण प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? तो जमाबंदी का नवीनीकरण जो है 5 वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी जो है भू कृषि का रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है?
तो खसरा और खतौनी जो है लेखपाल तैयार करता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इंजीनियर्स जरीब की लंबाई कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरीब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 100 फुट लंबाई होती है किसकी? इंजीनियर्स जरीब की। अगला देखते हैं, खसरा का प्रयोग किस अन्य दस्तावेज के साथ होता है? तो खसरा का प्रयोग जो है शजरा के साथ होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? तो वर्तमान में जो खसरा में खानों की संख्या है वो 46। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? जरीब का होता है भूमापन में, कंपास का होता है, थियोडोलाइट का होता है, जबकि बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम जो है 1953 में बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, चकबंदी समिति गठित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 5 सदस्य तो होने ही चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के किस तहसील से हुआ था? तो कैराना तहसील से हुआ था, मुजफ्फरनगर के। नेक्स्ट है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चकबंदी योजना को लागू किया गया था? तो 1958 ईस्वी में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो चकबंदी विभाग का जो प्रमुख कार्य है खातेदारों की बिखरी हुई भूमि को एकत्रित करना। अगला देखते हैं, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला उप संचालक अधिकारी जो होता है चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी होता है किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट है, जोत चकबंदी आकार पत्र 41 में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 8 कॉलम। जोत चकबंदी आकार पत्र 41 में कुल 8 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गांव में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी करती है? तो धारा 4(1) और 4(2) के तहत। नेक्स्ट है, गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कितने वर्ष की अधिकतम समय अवधि निर्धारित की गई है? तो 5 वर्ष। गांव में चकबंदी की प्रक्रिया जो है 5 वर्ष की निर्धारित की गई कि इतने वर्ष के अंदर इसको पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। अगला है, चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना किस अधिकारी द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई? तो मार्च 1954 में प्रदान की गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबंदी विभाग किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो चकबंदी विभाग जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो चकबंदी विभाग का प्रमुख जो होता है वो चकबंदी आयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया? तो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया। नेक्स्ट है, चकबंदी का वास्तविक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? चकबंदी का कार्य जो है चकबंदी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति का संबंध अधिनियम की किस धारा से है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 52 से। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर जो है गंडक से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो निचली गंगा नहर का निर्माण जो है नरौरा में हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो रिहंद घाटी परियोजना जो है सोनभद्र में स्थित है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है 1852 से 1854 के बीच। 1842 में बनना प्रारंभ हुआ और 1854 में ऊपरी गंगा नहर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बनकर। नेक्स्ट है, मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा जलाशय नहर का निर्माण जो है बेलन नदी पर किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, थारू विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? तो बलरामपुर जिले में थारू विकास परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली किस चीज़ के लिए योजना चलाई गई है? तो बंजर भूमि के विकास के लिए यह योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो मध्य गंगा नहर का निर्माण जो है बिजनौर जनपद में हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है यमुना नहर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती घाघरा दोआब पे। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट गोमती घाघरा दोआब पे प्रारंभ किया गया। अगला देखते हैं, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गंडक नहर प्रणाली। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जवाहर सागर भी संबंधित है, जबकि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 3 और 4 यानी 3 और 4। गोविंद सागर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये सोनभद्र में है। किस नदी पर? सोनभद्र में रिहंद नदी पर, ध्यान रखिएगा, रिहंद नदी पर। गांधी सागर जवाहर सागर जो है चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में के बिलासपुर में है, सतलज नदी पर। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह है सोनभद्र ज़िले में रिहंद नदी पर। दोस्तों, आज टोटल हम लोगों ने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो हमारा होगा उसके बाद 2 दिन बाद लेके आएंगे 600 क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको एग्ज़ाम से फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद।